नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित तोमर और आप हैं मेरे साथ में एक बेहतरीन सेशन में। बायोलॉजी की आज की तीसरी क्लास में हम इंडिया के बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज तीसरी क्लास है और इस क्लास में हम सेल के आगे के चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। देखिए, सेल के बारे में अगर हम बात करें तो सेल जो होती है दोस्तों, मैंने पिछली दो क्लासों में आपको पढ़ा भी चुका हूं कि सेल जो होती है हम इसे कोशिका कहते हैं, और जो कोशिका होती है हमारी इस प्रकार से, इस कोशिका के बीच वाले भाग को हम केंद्रक कहते हैं। इतनी जानकारी हमने ले ली थी। इस केंद्रक के बाहर बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, कोशिका के बहुत सारे अंग होते हैं, बहुत सारे इसके पार्ट्स होते हैं। ठीक, तो आज इन्हीं कोशिका के अंदर पाए जाने वाले पार्ट्स को हमें पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोशिका द्रव के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों कोशिका द्रव के बारे में। क्या होता है कोशिका द्रव? देखिए, कोशिका द्रव को हम इंग्लिश में साइटोप्लाज्म कहते हैं। और अगर हम बात करें कोशिका द्रव क्या होता है, तो पहले इसको बेहतरीन तरीके से समझने की कोशिश किस प्रकार कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपके शरीर में कोशिका है, या कोशिका किसी भी जीव के शरीर में कोशिका होगी ही होगी। किसी भी व्यक्ति का जीव, किसी भी जंतु का जीव बिना कोशिका के नहीं बनता है, इतना हमें पता है। लेकिन ये जो कोशिका है मेरे भाई, ये कोशिका के अंदर आपको पता है केंद्रक पाया जाता है, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। अब न्यूक्लियस और कोशिका के बीच में एक प्रकार का द्रव होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है। इस लिक्विड को, इस द्रव को ही हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या पढ़ा हमने कि हमारी जो कोशिका होती है उस कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, और कोशिका और केंद्रक के बीच में एक द्रव होता है, एक लिक्विड होता है, जिसे हम कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। चलिए अब हम आगे की बात करें मेरे भाई कि ये जो कोशिका द्रव होता है, ये जो कोशिका द्रव होता है, ये जो कोशिका द्रव होता है, इसमें बहुत सारे अंग होते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया होता है, अगर हम बात करें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्जी काय होता है, ठीक है, लाइसोसोम होते हैं, बहुत सारे अंग होते हैं। ठीक, तो आज हम इन्हीं अंगों को पढ़ेंगे कि कोशिका द्रव के अंदर लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, जितनी भी चीज़ें होती हैं, जितने भी इसके अंग होते हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। चलिए, तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि भाई हमारे जो कोशिका द्रव है इसके अंदर बहुत सारे अंग पाए जाते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे किसके बारे में? अंतःद्रवीय जालिका। अंतःद्रवीय जालिका। अंतःद्रवीय जालिका क्या होती है मेरे भाई, इसको ध्यान से समझिएगा। अंतःद्रवीय जालिका को इंग्लिश में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई, अंतःद्रवीय जालिका की जो खोज हुई थी ये पोर्टर के द्वारा की गई थी। और अंतःद्रवीय जालिका जो होती है यह पादप में भी होती है बेटा, और जंतु के अंदर भी होती है। तो ध्यान रखना, प्लांट्स के अंदर भी होती है, यह प्लांट्स के अंदर भी होती है। तो हम क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या अंतःद्रवीय जालिका प्लांट्स के अंदर या पादप के अंदर भी होती है और जंतु के अंदर भी होती है। चलिए अब हम इसके बारे में बात करें, इसकी खोज किसने किया था? इसकी खोज किया था पोर्टर ने। अब इसके बारे में हम बात करें कि यह किसकी बनी होती है, तो ध्यान रखना यह बनी होती है लाइपोप्रोटीन की। यह किसकी बनी होती है मेरे भाई? लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। इसका डायग्राम आप यहां पर देख रहे होंगे, इसी को हम कहते हैं अंतःद्रवीय जालिका। क्या कहते हैं मेरे भाई? अंतःद्रवीय जालिका। अब मेरी एक बात सुनिए, जैसे कि आपका मकान है, ये जो आपका मकान है और इस मकान में ये जो छत है, ये छत नीचे ना गिर जाए इसलिए आप बीच में ऐसे पिलर लगाते हो, बीच में आप ऐसे पिलर लगाते हो। सेम इसी तरह से हमारी जो सेल्स होती है, हमारी जो कोशिका होती है, इस कोशिका और केंद्रक के बीच में पाई जाती है अंतःद्रवीय जालिका। अगर अंतःद्रवीय जालिका नहीं होगी तो कोशिका पिचक जाएगी। इसीलिए इनको दूर दूर रखने के लिए, या हम अगर आपसे इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ ले कि भाई कोशिका का आकार बड़ा कौन करके रखता है, तो आपको आंसर देना है अंतःद्रवीय जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसकी खोज पोर्टर ने की थी। पादप और जंतु के अंदर पाई जाती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, कोशिका का आकार बड़ा करने में सहायता प्रदान करती है। चलिए अब हम आगे की बात करें कि भाई अंतःद्रवीय जो जालिका होती है, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अंतःद्रवीय जो जालिका होती है यह कितने प्रकार की होती है? तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, यह दो प्रकार की होती है। एक प्रकार होता है चिकनी और एक दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है खुरदुरी। ध्यान रखना, कितने प्रकार की होती है? चिकनी और खुरदुरी। चलिए चिकनी को हम क्या बोल सकते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और खुरदुरी को हम बोलते हैं रफ
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदुरी। तो आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि जो चिकनी अंतःद्रव्य जालिका होती है यह वसा का संश्लेषण करती है, यह फैट का संश्लेषण करती है। ध्यान रखिएगा, चिकनी अंतःद्रव्य जालिका किसका संश्लेषण करती है? वसा का संश्लेषण करती है। लेकिन खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका जो होती है यह प्रोटीन का संश्लेषण करती है। किसका संश्लेषण करती है? प्रोटीन का। क्यों? खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका जो होती है इसके ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। कौन उपस्थित होते हैं मेरे भाई? राइबोसोम। और राइबोसोम उपस्थित होने के कारण यह खुरदुरी होती है। तो हमने क्या देखा? अंतःद्रव्य जालिका जो होती है कोशिका के अंदर पाई जाती है। पोर्टर ने इसकी खोज की, पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है, लाइपोप्रोटीन की बनी होती है, राइबोसोम इसके ऊपर उपस्थित रहते हैं जिसके कारण खुरदुरी होती है, और वसा इसके अंदर ऊपर उपस्थित रहती है जिसके कारण यह चिकनी होती है। चलिए इसके बाद हम आगे बात करें कि अंतःद्रव्य जालिका काम क्या करती है, यह इसका वर्ग क्या होता है, यह काम क्या करती है। तो यह काम क्या करती है मेरे भाई? ध्यान रखिएगा, यह आनुवांशिक पदार्थों को केंद्रक के अंदर और केंद्रक के बाहर आदान प्रदान में मदद करती है। आनुवांशिक पदार्थों को अंदर और बाहर आवागमन में यह सुचारू रूप से सहयोग करती है। जैसे मान लीजिए ये आपकी कोशिका, ये आपका केंद्रक, तो यह केंद्रक के अंदर से आनुवांशिक पदार्थ बाहर जाएंगे और अंदर जाएंगे। इसका काम कौन संभालती है? अंतःद्रव्य जालिका। कौन संभालती है मेरे भाई? अंतःद्रव्य जालिका। और ध्यान रखिए दूसरा काम क्या करती है, यह केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है, केंद्रक के बाहर जो झिल्ली होती है जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं, यह केंद्रक झिल्ली का भी निर्माण करती है। आपको बात समझ में आ गई होगी, मैंने क्या बताया कि अंतःद्रव्य जालिका क्या काम करती है। अंतःद्रव्य जालिका केंद्रक से बाहर और अंदर आनुवांशिक पदार्थों को लाने ले जाने का काम करती है। दूसरी चीज केंद्रक झिल्ली का निर्माण करती है। और याद रखना सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है इसके बारे में कि ये जो अंतःद्रव्य जालिका जो होती है यह आरबीसी के अंदर नहीं पाई जाती। यह आरबीसी के अंदर नहीं पाई जाती। आरबीसी के बारे में हमने सुन रखा है, आरबीसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, ठीक। और ध्यान रखिएगा इसके सबसे ज़्यादा मात्रा में कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है लीवर और पैनक्रियास। हिंदी मीडियम के बच्चे अगर ये समझ रहे होंगे कि भैया इंग्लिश ज़्यादा हो रही है, तो कल की क्लास में भी बोल चुका था कि हिंदी और इंग्लिश कुछ नहीं है, बायोलॉजी में आपको दोनों लैंग्वेज लेके चलना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, लीवर जो होता है इसे हम हिंदी में यकृत भी बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और पैनक्रियास जो होता है इसे हम अग्नाशय भी बोलते हैं, अग्नाशय भी बोलते हैं, ठीक। तो ये थी आपकी अंतःद्रव्य जालिका। अब दोस्तों अगली स्लाइड पर हम बात करने वाले हैं राइबोसोम की। अगला हमारा जो अंग आने वाला है इस अंग का नाम होगा राइबोसोम। ध्यान रखना मेरे भाई, फिर से मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी कोशिका के बीच वाले भाग में केंद्रक और कोशिका के बीच में कौन सा द्रव होता है? कोशिका द्रव होता है। और कोशिका द्रव के अंदर बहुत सारे अंग होते हैं, हमने अभी इसको पढ़कर आए, इसे क्या बोलते हैं? अंतःद्रव्य जालिका। अब अंतःद्रव्य जालिका के अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेरे भाई विशेष प्रकार के और भी कण पाए जाते हैं जिन्हें हम राइबोसोम बोलते हैं। लेकिन जब प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो यह राइबोसोम अंतःद्रव्य जालिका के पास में सट जाते हैं आके। तो ध्यान रखना राइबोसोम कहाँ होते हैं? अंतःद्रव्य जालिका। देखिए हमने पहले जो पढ़ा, ये जो आप देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद कलर के जो कण हैं इन्हें हम राइबोसोम कहते हैं। तो अंतःद्रव्य जालिका के ऊपर ही राइबोसोम होते हैं। और कौन सी अंतःद्रव्य जालिका? खुरदुरी अंतःद्रव्य जालिका जो होती है इसी के ऊपर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। चलिए अब हम आगे बात करें क्या होता है भैया राइबोसोम, इसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। चलिए तो राइबोसोम क्या होता है सर? राइबोसोम कुछ नहीं होता मेरे साथी, कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। राइबोसोम अगर हम इंग्लिश में लिखें, राइबोसोम जो होता है यह किससे मिलकर बनता है? राइबो प्लस सोम से मिलकर बनता है। राइबो प्लस सोम से मिलकर बनता है। राइबो का अर्थ होता है मेरे भाई प्रोटीन और आरएनए। राइबो का अर्थ होता है प्रोटीन और आरएनए। आरएनए का फुल फॉर्म ध्यान रखना, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। फिर से बोल रहे हैं, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। चलिए और इसके बाद सोम का अर्थ क्या होता है? सोम का अर्थ होता है ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स जिसको हम बोलते हैं कण, जिसको हम बोलते हैं कण। तो ध्यान रखिएगा राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के विशेष प्रकार के कण होते हैं, ठीक है। क्या बोला मैंने? राइबोसोम क्या होता है सर? राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए के विशेष प्रकार के कण होते हैं। और इसीलिए ध्यान रखना मेरे भाई, राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री।
क्या कहते हैं मेरे भाई? प्रोटीन की फैक्ट्री। चलिए अब अपन जल्दी से आगे चलते हैं और जानेंगे कि राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे। राइबोसोम के जो खोजकर्ता थे ये थे पैलाडे। राइबोसोम के खोजकर्ता कौन थे मेरे भाई? पैलाडे। तो क्या बोला मैंने, राइबोसोम किस चीज से मिलकर बना है? राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना है और कण से मिलकर बना है। तो प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहते हैं, जिसके खोजकर्ता कौन है? पैलेट। अब इसके बारे में एक बात और ध्यान रखना कि इसे हम कहते हैं सार्वत्रिक कोशिकांग। सार्वत्रिक कोशिकांग के नाम से इसे हम जानते हैं। अब भाई सार्वत्रिक कोशिकांग क्या होता है? सार्वत्रिक कोशिकांग का मतलब होता है यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल्स। यूनिवर्सल कंपोनेंट्स ऑफ सेल मतलब सार्वत्रिक कोशिकांग, कोशिका में हर जगह यह देखने को मिल जाएगा। चलिए अब यह कहां पाया जाता है? तो ध्यान रखना, हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि यह खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका के ऊपर पाया जाता है। यह खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका के ऊपर पाया जाता है। कौन ऊपर पाया जाता है भाई? राइबोसोम। किसके ऊपर पाया जाता है? खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका के ऊपर पाया जाता है। ध्यान रखिए। और यह पादप कोशिकाओं में भी पाया जाता है प्लस जंतु कोशिकाओं में भी पाया जाता है, लेकिन यह आरबीसी के अंदर नहीं पाया जाता। आरबीसी का फुल फॉर्म फिर सुन लीजिए, रेड ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे मेरे भाई? रेड ब्लड सेल्स। लेकिन इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जो है कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। इसके अंदर या इसके बाहर कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। अब मेरे भाई कोशिका झिल्ली क्या होती है इसके बारे में समझिए। कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी अंग हो, उस अंग की रक्षा करने के लिए उसके बाहर एक झिल्ली होती है जिसे हम कोशिका झिल्ली कहते हैं। तो ध्यान रखना, इसके बाहर कोशिका झिल्ली या राइबोसोम के बाहर कोई विशेष प्रकार की झिल्ली नहीं पाई जाती है। और एक और बात इसके बारे में ध्यान रखना कि एक बैक्टीरिया होता है जो हमारी आंत में होता है, जो हमारी इंटेस्टाइन में होता है। इस बैक्टीरिया का नाम होता है ई कोलाई, जिसे एस्टर कोलाई के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर 10,000 राइबोसोम की संख्या पाई जाती है। हमारे शरीर के अंदर लाखों जो है, मिलियंस जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। अगर हम बात करें कि राइबोसोम काम क्या करता है मेरे भाई, तो राइबोसोम काम करता है मेरे भाई प्रोटीन संश्लेषण का। क्या काम करता है? प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है, और इसीलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। या अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा प्रोटीन कहां होता है, तो राइबोसोम के पास होता है, जिस कारण इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। चलिए, अगर आपको लग रहा होगा भैया बहुत सीरियस है, तो सीरियस टॉपिक ही है। बायोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि इसको जितना आप डीपली पढ़ सकते हो, बहुत मजेदार टॉपिक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है, खासकर रेलवे एग्जाम्स में। ठीक, चलिए हम बात करें कि यह कितने प्रकार का होता है, तो ध्यान रखिएगा मेरे भाई, राइबोसोम जो होता है यह 2 प्रकार का होता है। एक होता है मेरे भाई 70S और एक होता है 80S। अब 70S जो होता है, ध्यान रखिएगा, इसके 2 यूनिट होते हैं अलग अलग। एक यूनिट होता है 30 और एक यूनिट होता है 50। तो 2 यूनिट होते हैं 30 और 50। अब आप जोड़ मत लग जाना कि भैया 50 और 30 तो 80 हो जाता है। तो एक 30 और एक 50, 2 यूनिट होते हैं 70S के। और ध्यान रखना मेरे भाई कि ये किस में पाया जाता है, तो ये पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में। किस में पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसके बाद याद रखना 80S जो होता है, 80S जो होता है ये कहां पर पाया जाता है? तो 80S जो राइबोसोम होता है यह यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। यह किसके अंदर पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाया जाता है। चलिए, तो इतनी जानकारी काफ़ी है, और इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। इसके बारे में आपको पूरी डिटेल्स हम दे चुके हैं। मेरे ख्याल से इनफ होता है राइबोसोम के अंदर ये पार्ट्स कि इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। खोज इसकी पैलाडे ने की थी। प्रोटीन और आरएनए से मिलकर बना होता है, सार्वत्रिक कोशिकांग है, खुरदुरी अंतःद्रव्यीय जालिका के ऊपर उपस्थित रहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, और अब हम बात करने वाले हैं लाइसोसोम के बारे में। मेरे भाई लाइसोसोम क्या होता है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना है। लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम क्या होता है? लाइसोसोम लाइसोसोम क्या होता है, इसके बारे में ध्यान से समझना मेरे भाई। लाइसोसोम को इंग्लिश में भी लाइसोसोम कहते हैं, हिंदी में भी लाइसोसोम कहते हैं। चलिए, लाइसोसोम की जो खोज की थी ये डी डोबे के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? डी डोबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज की गई थी। इसे ध्यान रखना मेरे भाई, आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है।
लाइसोसोम। साइड में आप इसका डायग्राम देख पा रहे होंगे। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हम इसको सुसाइड बैग के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसके अलावा इसे डिस्पोजल बैग के नाम से भी जानते हैं। सुसाइड बैग के अलावा ध्यान रखना डिस्पोजल बैग के नाम से भी जानते हैं। सुसाइड बैग मतलब आत्महत्या की थैली, वही बात हो गई डिस्पोजल। इसके बाद हम इसको सफाई कर्मचारी के नाम से भी जानते हैं, सफाई कर्मचारी के। इसके बाद हम इसे कोशिका का परमाणु बम के नाम से भी जानते हैं कि भाई ये कोशिका का एटम बम है, कोशिका का परमाणु बम है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी मेरे भाई डी डोबे के द्वारा। ठीक, अब इसके बारे में एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई कि यह झिल्ली से ढका होता है क्या? जी, यह झिल्ली से ढका होता है, लेकिन झिल्ली दो प्रकार की होती हैं, एक एकल झिल्ली और एक दोहरी झिल्ली। जो कोई भी ऑर्गन होगा, कोई भी अंग होगा कोशिका का, या तो वो एकल झिल्ली से ढका होगा दोस्तों, या वो दोहरी झिल्ली से ढका होगा। तो ध्यान रखना, एकल झिल्ली से ढका हुआ होने वाला अंग कौन है? लाइसोसोम है, जिसे डिस्पोजल बैग, जिसे सुसाइड बैग, आत्महत्या थैली, ये सब कहते हैं। ठीक, अब आगे अगर हम बात करें कि भाई यह जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है, विशेष पॉइंट है इसका कि यह जंतु कोशिका के अंदर पाया जाता है। क्यों भाई, ऐसा क्या है, यह जंतु कोशिकाओं के अंदर क्यों पाया जाता है, ये भी हम समझेंगे कि यह जंतु कोशिकाओं के अंदर ही क्यों पाया जाता है। देखिए, जंतु कोशिकाओं के अंदर इसलिए पाया जाता है कि जब अनियंत्रित विभाजन होने लगता है, या जैसे हम बात करें कि हम जब खाना खाते हैं तो खाना खाते समय हमारे मुंह में कई सारे बैक्टीरिया जाते हैं। तो लार के अंदर एक एंजाइम होता है लाइसो एंजाइम, और लाइसो एंजाइम के अंदर ही लाइसोसोम होता है जो हमारे भोजन के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। तो हमारे भोजन के बैक्टीरिया या हमारे शरीर में जाने वाले किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है लाइसोसोम। तो हमारे शरीर की रक्षा करता है जीवाणुओं से लाइसोसोम। अगर हम बात करें, हमारी बॉडी के अंदर लीवर होता है, और लीवर को हम यकृत कहते हैं, और यकृत के अंदर भी कूफर सेल्स होती हैं। यकृत दो प्रकार की कोशिकाओं से बनता है, एक हेपेटिक सेल्स और एक कूफर सेल्स। इसीलिए हेपेटोलॉजी ही ये लीवर का अध्ययन होता है। ठीक, तो जो कूफर सेल्स होती हैं, उन कूफर सेल्स के अंदर भी लाइसोसोम पाया जाता है। और कूफर सेल्स क्या करती हैं? हमारे भोजन में आए हुए विषाक्त पदार्थों को खत्म करने का प्रयास करती है। ठीक, तो यहां पर मैंने क्या बताया कि जंतु कोशिकाओं के अंदर तो पाया जाता है, साथ में ऐसे पादप, ऐसे पौधे जो कीट भक्षी होते हैं, ऐसे पादपों के अंदर, ऐसे पौधों के अंदर भी यह पाया जाता है। ठीक, तो हमने क्या बोला, जंतु कोशिकाओं के अंदर और पादप, ऐसे पादप जो कीट भक्षी होते हैं, जैसे घटपर्णी। आपने एक पौधा का नाम सुना होगा मेरे भाई, घटपर्णी। घटपर्णी क्या होता है? घटपर्णी एक ऐसा पौधा होता है, इस पौधे के बाहर एक इस प्रकार की पत्ती होती है। जैसे ही कोई जीव इसके ऊपर आके बैठेगा, वो जीव इस पौधे के अंदर गिर जाता है, यहाँ आ जाता है, और ये पत्ती, ये ढक्कन बंद हो जाता है। उसके बाद ये पौधे के अंदर से एंजाइम निकलते हैं और इस जीव को नष्ट कर देते हैं, और इस जीव के अंदर का जो प्रोटीन होता है वो इस पौधे को मिल जाता है। ठीक है, चलिए, तो हम बात करें कि जंतु कोशिकाओं के अंदर यह पाया जाता है। कौन पाया जाता है जंतु कोशिकाओं के अंदर? जंतु कोशिकाओं के अंदर पाया जाता है लाइसोसोम। अब एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई कि ये जो लाइसोसोम होता है, इसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं। अब हाइड्रोलिटिक एंजाइम को हम हिंदी में कह सकते हैं पाचक एंजाइम होते हैं। और पाचक जो एंजाइम होंगे, इनका काम क्या रहेगा? इनका काम हमारे भोजन के जीवाणुओं को या हमारी कोशिकाओं को मारने का काम रहेगा। हमारे शरीर में कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो ठीक से काम नहीं कर पाती हमारी बॉडी में। जैसे मान लीजिए कि हमारी बॉडी के अंदर ये सेल है, और ये सेल के साथ क्या काम हो रहा है कि ये सेल पूरी तरीके से काम नहीं कर रही है। तो लाइसोसोम इस सेल को ऑर्डर देता है कि भैया तू ठीक से काम कर। लेकिन अगर ये सेल ठीक से काम नहीं करेगी तो साइड में जो दूसरी सेल है, साइड में जो दूसरी कोशिका है, वहां से प्रोटीन लेके ये सेल अपने आप की मरम्मत कर लेगी। तो ध्यान रखना मेरे भाई, जब कोशिका या सेल अपने आप की मरम्मत करती है तो उसे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जब कोई सेल अपनी मरम्मत नहीं कर पाए, जब कोई कोशिका अपनों आप को ठीक नहीं कर पाए, तो उसके अंदर जो लाइसोसोम होता है वो फट जाता है। और लाइसोसोम जब फटता है तो इसके अंदर भयानक एंजाइम होते हैं जिन्हें हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं, जिसकी पीएच वैल्यू 4 से 5 होती है। इतने भयानक अम्लीय होने के कारण ये एंजाइम इस पूरी कोशिका को नष्ट कर देते हैं। तो याद रखना मेरे साथी, मेरे दोस्त, कि लाइसोसोम कोशिका के अंदर ही पाया जाने वाला एक
अंग है और लाइसोसोम इस बात का ध्यान रखता है कि ये कोशिका ठीक से काम कर रही है या नहीं। अगर कोशिका ठीक से काम नहीं करेगी तो लाइसोसोम अपने आप को ब्लास्ट कर देगा, जिसके अंदर से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलेंगे और इस पूरी कोशिका को मार देंगे। और इसीलिए मेरे भाई इसे हम आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो ध्यान रखना, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं मेरे भाई? तो आप बोल दोगे कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहते हैं। अब अगला पॉइंट इसमें यह आता है कि यह हमारी आरबीसी में नहीं पाया जाता। आरबीसी को फिर हमने क्या बोला? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता और यही कारण है कि लाइसोसोम रेड ब्लड सेल्स के अंदर नहीं पाया जाता, जिसके कारण लाइसोसोम प्लीहा के पास जाकर मरती हैं, स्प्लीन के पास जाकर मरती हैं। और स्प्लीन के पास जाकर जो आरबीसी मरती हैं तो स्प्लीन के पास बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड पहुंचता है, जिस कारण स्प्लीन को हम ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। और यही जो ब्लड होता है जो प्लीहा में जाके मरता है, ये ब्लड प्लीहा में जाने के बाद मर जाता है और मरने के बाद एक पीले रंग के द्रव में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम बिलिरुबिन कहते हैं। और लीवर उस बिलिरुबिन को एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है और ग्रहण करने के पश्चात हमारे पकवासे में भेज देती है, ड्यूडोनम में भेज देती है, जहां पर वो हमारे भोजन से मिलता है और हमारे भोजन का रंग पीला हो जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इतनी जानकारी आपको पाचन तंत्र में मिल जाएगी, लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि आरबीसी के अंदर लाइसोसोम नहीं पाया जाता। ठीक है, अब आगे ध्यान देंगे, लाइसोसोम ही पढ़ रहे हैं अभी, तो लाइसोसोम के बारे में अगर हम ध्यान दें कि भाई जो लाइसोसोम होता है, क्या इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? बोलो हाँ। लाइसोसोम को जो लाइसोसोम का जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना होता है दोस्तों? 4 से लेकर 5 होता है। चलिए, अब लाइसोसोम के बारे में अगर हम बात करें कि यह जब ब्लड कैंसर होता है, जब ब्लड कैंसर होता है तो लाइसोसोम क्या हो जाता है? फट जाते हैं। सॉरी, जब ब्लड कैंसर हो जाता है तो ब्लड कैंसर के समय लाइसोसोम की संख्या क्या हो जाती है? बहुत ज्यादा हो जाती है। ठीक, और लाइसोसोम काम क्या करते हैं? लाइसोसोम जीवाणु को मारते हैं। तो ब्लड सेल, जब ब्लड कैंसर होता है तो बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बनने लगती हैं, जो कोशिकाओं को मारने के लिए लाइसोसोम अपनी मात्रा को बढ़ा देता है। ठीक, और जीवाणुओं को मारने का काम करता है लाइसोसोम, और हमारे भोजन में आए हुए सभी बैक्टीरिया, सभी प्रकार के वायरस को खत्म करता है, सेल्स को देखता है, सेल्स, खराब सेल्स को नष्ट कर देता है। ये काम लाइसोसोम का होता है। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, जिसकी खोज डिडोवे ने की थी। ठीक, अगली अगर हम बात करें तो अगली बात करेंगे हम केंद्रक की, जो कोशिका का सबसे बड़ा टॉपिक है केंद्रक, जिसे हम कहते हैं दोस्तों न्यूक्लियस। क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। अब मेरी बात सुनिए, केंद्रक जो होता है यह कोशिका के बीचों बीच वाला भाग होता है। मैं पहले ही दिन से आपको केंद्रक के बारे में पढ़ा रहा हूं। आज मेरी तीसरी क्लास है और तीसरी क्लास में पहली और दूसरी क्लास आप देखोगे और ये तीसरी क्लास देखोगे, आपको मजा आ जाएगा मेरे भाई। और वास्तविकता में अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं और नोट्स बना रहे हैं तो आपको फिर कभी किसी से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना डीप कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं। चलिए, तो हम बात करें केंद्रक के बारे में कि कोशिका के बीचों बीच वाला भाग केंद्रक होता है। और ये जो केंद्रक होता है इसकी खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने खोज की थी मेरे भाई? रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी खोज की थी। केंद्रक की खोज अगर आपसे पूछे किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। अगर आपसे बात की जाए कि केंद्रक जो होता है मेरे भाई, केंद्रक जो होता है इसको सबसे पहले कहां खोजा गया? तो केंद्रक को खोजा गया था सबसे पहले ऑर्किड नामक पौधे के अंदर। किसे खोजा, कहां खोजा गया था? ऑर्किड नाम के पौधे की जड़ जो होती हैं वहां पर सबसे पहले केंद्रक की खोज। ठीक, आगे हम बात करें कि कोई भी कोशिका हो, कितनी भी बड़ी कोशिका हो, ये केंद्रक का चित्र आप देख रहे होंगे, कितनी भी बड़ी कोशिका हो, उस कोशिका का जो बीच वाला भाग होता है वह केंद्रक होता है। और ध्यान रखना, किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है, किसी भी कोशिका का सबसे बड़ा जो अंग होता है, इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई? केंद्रक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ध्यान रखना। अब हम बात करें कि और क्या होता है, और क्या कहते हैं इसे, तो इसे हम कहते हैं भैया सेल का ब्रेन। हम कहते हैं सेल या कोशिका और ब्रेन का दिमाग। तो कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं भैया? कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? केंद्रक को। अगर आपसे पूछे कि भैया सेल का मैनेजर कौन है, कोशिका का मैनेजर कौन है, तो आप बोलना भैया कोशिका का जो मैनेजर है वो केंद्रक है, न्यूक्लियस है। और कोशिका का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो कोशिका का सबसे बड़ा अंग भी कौन है मेरे भाई? केंद्रक। ठीक, अगर हम बात करें कि भैया आरबीसी जो होती है, आरबीसी क्या इसके अंदर केंद्रक होता है? तो आप बोलना कि आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता भैया। केंद्रक तो कोशिका का ब्रेन होता है, कोशिका का दिमाग ही केंद्रक होता है। तो आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता।
तो क्या आरबीसी के अंदर दिमाग नहीं होता? जी हाँ। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि बिना दिमाग वाली कोशिका किसे कहते हैं, बिना दिमाग वाली कोशिका किसे कहते हैं, तो आप बता देना मेरे भाई आरबीसी। अब दुनिया में दो ऐसे प्राणी हैं जिसे हम कहते हैं ऊंट और जिसे हम कहते हैं लामा। तो ऊंट और लामा जो है, ऊंट और लामा जो है, यह दो प्रकार के, ऊंट और लामा जो है यह दो प्रकार के ऐसे जीव हैं जिनके अंदर क्या पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। ठीक, अगर हम बात करें कि भैया केंद्रक जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है, तो ध्यान रखना केंद्रक का जो अध्ययन होता है वह कैरियोलॉजी कहलाता है। बहुत आईएमपी क्वेश्चन है, शायद से 100% कह सकता हूं, शायद की बात नहीं है कि ये क्वेश्चन आएगा भैया पेपर। अब आपसे पूछे कि केंद्रक किसका बनता है, तो आप बताना मेरे भाई केंद्रक डीएनए, केंद्रक आरएनए और केंद्रक हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। केंद्रक आरएनए, केंद्रक डीएनए और केंद्रक हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। चल, अब आपसे बात करें कि डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है सर, तो आप बोलना डीऑक्सीराइबोज, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड किसका नाम होता है, डीएनए का। अच्छा, आरएनए के बारे में आपसे पूछे आरएनए का नाम क्या होता है पूरा, तो आरएनए का नाम होता है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होता है। चलिए, अब आपसे पूछे कि भैया ये बताइए कि जो केंद्रक होता है, जो केंद्रक होता है इसके ऊपर एक और झिल्ली होती है क्या, हाँ झिल्ली होती है। और कौन सी झिल्ली होती है, ध्यान रखना दोहरी झिल्ली होती है। केंद्रक के बाहर कौन सी झिल्ली होती है मेरे भाई, दोहरी झिल्ली होती है केंद्रक के अंदर, दोहरी झिल्ली होती है। और ध्यान रखना यह दोहरी झिल्ली किसकी बनी होती है, तो यह बनी होती है लेपोप्रोटीन। कौन सा प्रोटीन, लेपोप्रोटीन। अब आप जो नए नए प्रोटीन का नाम सुन रहे होंगे, यह प्रोटीन जो है हम आगे चल के प्रोटीन नामक चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे कि कौन सा प्रोटीन किस प्रकार का होता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम आगे बात करें कि जो केंद्रक होता है मेरे भाई, केंद्रक के अंदर भी एक विशेष प्रकार का द्रव होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले पढ़ाया कोशिका ये है, कोशिका के अंदर केंद्रक, और कोशिका और केंद्रक के बीच में एक द्रव होता है जिसे कोशिका द्रव कहते हैं। ऐसे ही केंद्रक के अंदर भी एक द्रव होता है मेरे भाई जिसे हम केंद्रक द्रव कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, और यहाँ पर हम जानेंगे कि ये जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर भी विशेष प्रकार का एक द्रव होता है। केंद्रक के अंदर भी विशेष प्रकार का एक द्रव होता है, और इस द्रव को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, केंद्रक द्रव। इस द्रव को हम कहते हैं केंद्रक द्रव। अगर इंग्लिश में हम इसका नाम पूछें तो क्या होगा, केंद्रक द्रव का नाम क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है, पानी मिलेगा क्या भाई। चलिए अब यहां पर हम देखें कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होता है, और केंद्रक द्रव के अंदर ही विशेष प्रकार की ऐसी संरचनाएं होती हैं धागेनुमा। इन धागेनुमा संरचनाओं को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, इन धागेनुमा संरचनाओं को हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। हम किस नाम से जानते हैं, क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। ठीक, इंग्लिश में भी इसे क्रोमेटिन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है इसके अंदर धागेनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम क्रोमेटिन कहते हैं। और ये क्रोमेटिन किसके बने होते हैं मेरे भाई, क्रोमेटिन बने होते हैं डीएनए के। डीएनए क्या, जिसे हमने डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड का नाम दिया। आगे चल के हम डीएनए और आरएनए पूरा पढ़ेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डीएनए होता क्या है सर, डीएनए क्या होता है, यह आनुवांशिक पदार्थों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। तो ध्यान रखना कि डीएनए क्या है सर, डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। 2018 के में ग्रुप डी के एग्जाम में कई बार पूछा, 18-19 में कई बार पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनिए, जो डीएनए होता है मेरे भाई, जो डीएनए होता है इसके अंदर सेल की या इसके अंदर कोशिकाओं की सभी सूचनाएं होती हैं। सभी सूचनाएं मतलब जैसे कि मेरा डीएनए है, तो मेरा डीएनए जो है मेरे बच्चों में मेरे गुणों को लेकर जाएगा। ये लिखा है ना, आनुवांशिक पदार्थ एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, मतलब मेरे अंदर जो गुण हैं वही गुण मेरे बच्चे में होंगे। जो मेरी हाइट है उसके अंदर भी उतनी ही हाइट होगी। अगर मेरा रंग गोरा है तो वह गोरा होगा, मोस्टली प्रोबेबिलिटी ऐसी होती है। तो ये सब डीएनए के कारण होती है।
चलिए, तो आगे हम देखें कि डीएनए क्या है। तो डीएनए के आनुवांशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी के लक्षणों को दूसरी पीढ़ी तक लेके जाता है। और ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि आनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं, तो डीएनए को कहते हैं, ध्यान रखना। और अगर आपसे पूछे कि सर डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है, डीएनए का क्रियात्मक खंड क्या कहलाता है, तो मेरे भाई ध्यान रखना, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक, अब आपसे बात कहे कि भैया आनुवांशिक पदार्थ कौन है, तो आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भैया आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं, आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना है आनुवांशिकता की इकाई कौन है, जीन। ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई किसे कहते हैं मेरे भाई, जीन कहते हैं। चलिए, अब हम बात करें आगे कि भैया क्रोमेटिन जो होते हैं, जो क्रोमेटिन होते हैं ये डीएनए के बनते हैं और डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं, मतलब डीएनए के अंदर जीन उपस्थित रहते हैं। अब क्या होगा, अब जब कोशिका का विभाजन होगा, हम क्या पढ़ रहे हैं, देखिए ये हमारी कोशिका है, कोशिका के बीच में केंद्रक है और हम केंद्रक के अंदर पढ़ रहे हैं केंद्रक द्रव और इसके अंदर की संरचना, इसको हम पढ़ रहे हैं। लेकिन जब ये कोशिका का समय पूरा होगा और जब ये कोशिका अपने ही दूसरे भागों में टूट जाएगी और दो नई प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होगा, ध्यान रखिए, जो नई कोशिकाएं होती हैं वह पुरानी कोशिका से ही जनरेट होती हैं। ठीक, तो आगे अगर हम बात करें कि जो केंद्रक होता है, केंद्रक यह काम क्या करता है, तो केंद्रक जो होता है यह कोशिका को विकसित करता है, कोशिका को विकसित करता है। और ध्यान रखना, कोशिका के अंदर जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं, मेटाबॉलिक, अगर हम बात करें उपापचयी क्रियाएं होती हैं, उनका नियंत्रण करता है। और ध्यान रखना, ऐसी कोशिका जिनका केंद्रक नहीं है वो कोशिकाएं बहुत कमजोर होती हैं, ध्यान रखना। और क्या करता है केंद्रक, तो ध्यान रखना, केंद्रक जो होता है वो आरएनए का निर्माण करता है। आरएनए क्या होता है मेरे भाई, अभी हमने देखा राइबोज न्यूक्लिक एसिड, क्या होता है ना, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इतनी जानकारी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम बात करेंगे कि जो हमारा केंद्रक होता है उसके छोटे से निचले वाले हिस्से पर केंद्रिका भी होती है। इस हिस्से में क्या होती है, केंद्रिका होती है, ध्यान रखना, इस हिस्से में क्या होती है, केंद्रिका होती है। तो जैसे हमें पता है कि हमारे घर के मुखिया कौन है, हमारे पापा, लेकिन पापा को पता है कि मैं मुखिया नहीं हूँ, मुखिया है उनकी वाइफ, मतलब हमारी माँ, मुखिया हमारी माँ है, लेकिन हमें पता है कि मुखिया कौन है, हमारे पापा, ओरिजिनल में कौन है, मम्मी। तो ऐसे ही हमें लगता है कि मुखिया कौन है, केंद्रक, लेकिन केंद्रक का भी कोई मुखिया होता है जिसे केंद्रिका कहते हैं, क्योंकि पूरा प्रोटीन केंद्रिका के पास होता है, ध्यान रखिए। और जब एक सेल दूसरी कोशिकाओं को बनाती है, जब ये सेल मरने वाली होगी तो अपनी नई दो कोशिका, 4 कोशिका बना देगी। समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, कई प्रकार का विभाजन होता है, आगे हम पढ़ेंगे, अगली क्लास में ही पढ़ेंगे। और ठीक, तो यहाँ पर ये जो केंद्रिका होती है, केंद्रिका जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियस जो होता है, मैनेजमेंट की तरफ से आ गया है मैसेज कि भाई 32 मिनट हो चुके हैं अब तक, क्लास को खत्म करें जल्दी से। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि ये केंद्रिका होती है और केंद्रिका जो रहती है मेरे भाई प्रोटीन संश्लेषण का काम करती है, यह भी इसके अंदर प्रोटीन होता है। और एक चीज ध्यान से समझिए, कोशिका विभाजन के समय केंद्रिका से ही प्रोटीन निकलकर राइबोसोम के पास जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और देख लीजिए, जो केंद्रिका होती है यह कोशिका विभाजन में मदद करती है, केंद्रिका कोशिका विभाजन में मदद करती है, ध्यान रखिएगा। और एक और क्वेश्चन ध्यान रखना, केंद्रिका की जो खोज हुई थी यह फोंटाना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, फोंटाना के द्वारा की गई थी। चलिए बस जल्दी जल्दी अपन पढ़ लेते हैं, आगे चलकर अगर बात करें कि भाई चलिए, तो आगे हम नहीं जाते हैं मेरे ख्याल से, क्योंकि आगे अब गुणसूत्र वाला टॉपिक लग गया है। गुणसूत्र पढ़ेंगे तो उसके बाद गुणसूत्र पढ़ते 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 कोशिका विभाजन चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आज की क्लास में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें। आगे हम और क्या बदलाव कर सकते हैं आपके लिए वो भी बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम।